साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा, जिसमें कहानी चल रही है मदन गरेड़िया का विवाह उर्फ दतिया की लड़ाई की। जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि मदन गरेड़िया दतिया का मेला देखने जाता है, जहां उसकी मुलाकात राजकुमारी चंद्रकला से होती है। फिर वह चंद्रकला से एक तरफा प्रेम कर बैठता है और वापस जब अपने घर सिरसा आता है तो वहां खोया खोया सा रहने लगा। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, राजा वंश गोपाल और रानी दामिनी दोनों ने उस रात राजकुमारी चंद्रकला के विवाह का निर्णय लिया। दूसरे दिन दतिया राज्य का विशाल और भव्य दरबार सज गया। सामने महाराज वंश गोपाल शान से राज सिंहासन पर आसीन थे। सबको यह एहसास हो चुका था कि दतिया के दरबार में आज कुछ विशेष बात पर चर्चा होने वाली थी। राजमहल के हर कोने में हलचल थी। सभी की नजरें महाराज की तरफ थी और जब महाराज ने दरबार में अपनी नजरें दौड़ाई तो वहां दरबार में उन्हें कुछ कमी नजर आई। फिर सन्नाटे को चीरते हुए महाराज ने अपने विश्वस्त सैनिक को आदेश दिया कि हमारे तीनों पुत्रों और मंत्रियों को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में तीनों राजकुमार युवराज कृपाल, इंद्रजीत और राजकुमार भीमसेन दरबार में उपस्थित हुए। साथ ही राज्य के सभी प्रमुख मंत्री भी आदरपूर्वक नतमस्तक होकर वहां बैठ गए। तब महाराज ने गंभीर स्वर में सभी को संबोधित करते हुए कहा, मंत्रियों और दरबार में बैठे सभी योद्धा और सभासदों, आप सभी को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि राजकुमारी चंद्रकला अब विवाह के योग्य हो चुकी है। भरतखंड के बड़े बड़े राजकुमार उसे पाने और दतिया से रिश्ता बनाने की इच्छा रखते हैं, पर मैं अपनी बेटी का विवाह किसी साधारण वीर से नहीं कर सकता। दतिया की प्रतिष्ठा और चंद्रकला की योग्यता बहुत ऊंची है, इसलिए हमें राजकुमारी के लिए वर भी उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही खोजना होगा। आगे इसके पहले महाराज का कहना समाप्त होता तभी युवराज कृपाल बोल पड़े, पिताश्री, आप जो भी निर्णय लेंगे वह हम सबको स्वीकार होगा, परंतु राजकुमारी चंद्रकला के लिए योग्य वर चुनना वास्तव में कठिन कार्य है। और फिर मंत्री महोदय भी कृपाल की बातों से सहमत होते हुए बोले, महाराज, चंद्रकला अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो भी उनसे विवाह करे तो बहुत जरूरी है कि उसमें भी वीरता असाधारण होनी चाहिए। सबकी राय सुनने के बाद महाराज ने आगे कहा, हाँ, मैं आप लोगों की राय से सहमत हूँ। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि उनके विवाह के लिए 3 कठिन शर्तें रखी जाएंगी। जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा वही पाएगा चंद्रकला का हाथ। अब महाराज की बातों को सभी सभासद उत्सुकता से सुनने लगे। तभी महाराज ने हाथ उठाकर घोषणा की कि हमारी यानी दतिया की तरफ से विवाह की शर्तें इस प्रकार होंगी। पहली शर्त, दतिया के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को रणभूमि में पराजित करना होगा। दूसरी शर्त, मेरे तीनों पुत्रों कृपाल, इंद्रजीत और भीमसेन को युद्ध में हराना होगा। तीसरी और सबसे कठिन शर्त कि प्रतिद्वंदी को स्वयं राजा वंश गोपाल को रणभूमि में हराना होगा। राजा वंश गोपाल को इतना कहते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर स्वयं महाराज को कौन चुनौती दे पाएगा? फिर महाराज मुस्कुराए और आगे बोले, जो सूरमा अपनी बाहुबल, अपनी सूझबूझ और अपनी तलवार का बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और इन तीनों परीक्षाओं में विजयी होगा, वही बनेगा दतिया का दामाद और राजकुमारी चंद्रकला का पति। महाराज के शर्त और विरोचित शब्दों को सुनकर तीनों राजकुमार उत्साह से खड़े हुए और बोले कि पिताश्री, हम इस निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हैं। जो भी वीर हमसे और आपसे युद्ध करने का साहस करेगा वह निश्चित ही योग्य होगा। राजकुमारों की बातों का समर्थन करते हुए मंत्रीगण भी बोल पड़े कि महाराज, यह निर्णय राज्य की गरिमा के लिए अनुरूप है। फिर महाराज वंश गोपाल ने अंतिम घोषणा की और कहा कि कल ही इस समाचार को पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में फैला दिया जाए कि दतिया की धरती अब एक नए वीर का इंतजार कर रही है। उस समय दरबार में गंभीरता छाई हुई थी। राजा वंश गोपाल अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सामने उनके तीनों सूरवीर पुत्र कृपाल, इंद्रजीत और भीमसेन और बाईं ओर अनुभवी मंत्रिमंडल दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे।
अब सभी की सहमति बन चुकी थी। राज्य के मंत्री ने आज्ञा पाकर एक विशेष पत्र तैयार कराया, स्वर्णिम अक्षरों से सजा, राजमुद्रा से अंकित, जिसे पढ़ते ही किसी भी राजा के हृदय में गौरव और चुनौती दोनों एक साथ जाग उठे। कमजोर दिल वाले पत्र पढ़ते ही कांप उठते और जांबाज पत्र पढ़कर वह चुनौती स्वीकार कर लेते, क्योंकि पत्र विरोचित, प्रभावशाली और राजसी वाणी में लिखा गया था। पत्र में लिखा था कि प्रिय जम्बूद्वीप के महारथी राजाओं, मैं दतिया राज्य का अधिपति महाराज वंश गोपाल आप सभी वीरों और प्रतापी नरेशों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आगे पत्र में लिखा था कि आप सबको यह ज्ञात हो कि मेरी सुपुत्री राजकुमारी चंद्रकला अब पूर्णतः विवाह के योग्य हो गई है। उसका सौंदर्य चंद्र की शीतलता जैसा, उसका हृदय करुणा और साहस से परिपूर्ण है। उसकी बुद्धि, शास्त्र और शूरवीरता दोनों में अद्वितीय है। और एक पिता होने के नाते मैं अपने धर्म से मुक्त होना चाहता हूँ और अपनी पुत्री के लिए एक योग्य पुरुष का चयन करना चाहता हूँ। वह पुरुष जिसमें केवल राजसी रक्त नहीं बल्कि सामर्थ्य, नीति, धैर्य और पराक्रम भी हो। पत्र में आगे लिखा था, अतः मैं दतिया नरेश वंश गोपाल आप सभी मित्र राजाओं को निमंत्रण देता हूँ कि यदि आपके राजवंश में कोई ऐसा वीर युवक हो जो मेरी पुत्री का हाथ थामने के योग्य हो, तो वह दतियागढ़ के वार्षिक महोत्सव में उपस्थित होकर अपनी पात्रता सिद्ध करे। लेकिन यदि कोई युवक हमारी शर्तें पूरी करने में खुद को असमर्थ समझता हो, तो कृपया इस उत्सव में पधार कर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर न लगाएं। पत्र में आगे लिखा था कि हमारी 3 शर्तें हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली शर्त, दतिया के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को कुश्ती और रणकौशल में पराजित करना। दूसरी शर्त, मेरे तीनों सूरवीर पुत्र कृपाल, इंद्रजीत और भीमसेन, इनमें से किसी एक को नहीं बल्कि तीनों को खुले मैदान में युद्ध हराना होगा। तीसरी और सर्वाधिक कठिन शर्त यह है कि अंत में प्रतिद्वंदी को स्वयं राजा वंश गोपाल यानी मुझसे रणभूमि में टकराना होगा। यदि कोई वीर इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है, तो वही युवक दतिया की राजकुमारी चंद्रकला का वर कहलाने के योग्य होगा। अंत में राजा ने अपने स्वर्ण हस्ताक्षर करते हुए लिखा, आशा है आप सभी इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और योग्य उम्मीदवार को गढ़दतिया आने का सौभाग्य देंगे। आपका मित्र, आपका शुभचिंतक, महाराज वंश गोपाल, दतियागढ़ से। अब राजकुमारी चंद्रकला के विवाह का पत्र लिखा जा चुका था। जो ही यह पत्र तैयार हुआ, दरबार में जंगी नगाड़े गूंज उठे। फिर 4 हरकारे को बुलाया गया और उन्हें राजा ने खास निर्देश देते हुए कहा कि चारों पत्र लेकर चारों दिशाओं में जाओ और सभी राजाओं को यह पत्र देना और उन्हें आने के लिए प्रेरित करना। पर याद रखना कि महोबा में यह पत्र नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महोबा के राजा परमाल ओछी जाति के हैं। वहां आल्हा उदल जैसे सेनापति हैं जो कि बनाफर कुल से आते हैं। वहां मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता, इसलिए यह पत्र महोबा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद राजा ने तुरंत सभी हरकारों को जाने का आदेश दे दिया, किसी को पश्चिम के पर्वतीय राज्यों की ओर तो किसी को दक्षिण के महासागर की ओर, और बाकी 2 हरकारों को क्रमशः पूरब और उत्तर की दिशाओं में कूच के लिए तैयार किया गया। और फिर दरबार से आदेश मिलते ही चारों दिशाओं में नगाड़ों की गूंज के साथ राजा वंश गोपाल के हरकारे अपने अपने तेज घोड़े पर सवार होकर दतिया की राजमुद्रा वाले पत्र लिए निकल पड़े। जहां जहां से वे गुजरे, हर राज्य में प्रवेश करते ही तुरही बजाते हुए राजा को प्रणाम करते और वह स्वर्णाक्षरी पत्र सौंप देते और विनम्रता से आग्रह करते कि महाराज दतिया के वार्षिकोत्सव में अवश्य पधारें। कुछ राजाओं ने गर्व से निमंत्रण स्वीकार किया, कुछ ने उत्साह से उत्सव की तैयारी का वचन दिया और फिर हरकारे वही संदेश लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ते। और बहुत जल्द ही पूरे जम्बूद्वीप में दतिया की चुनौती फैल चुकी थी और हर दरबार में इस पत्र को पढ़ते ही उत्साह, गर्व और रोमांच की लहरें दौड़ उठती थी। और जब हरकारों का काम पूरा हुआ तो हरकारों ने अपने घोड़े का रुख वापस दतिया की ओर किया। इसी क्रम में एक हरकारा तेज गति से लौटता हुआ सिरसागढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। यह इलाका घने जंगलों से घिरा था, जहां अक्सर मवेशी चराने वाले गडरिये अपने पशुओं के साथ दिखाई देते थे। उसी समय उस हरकारे का सामना हुआ मजबूत कदकाठी वाले
तलवारबाजी और कुश्ती में माहिर मदन गडरिया से। मदन जहां भी रहता उसकी पैनी निगाहें आने जाने वालों पर लगी रहती थी। वह हमेशा चौकन्ना रहता था। जिस किसी पर भी उसका किसी तरह का शक होता तो वह उसे रोक लिया करता और कुछ देर बातें करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद ही जाने देता था। तभी उसने तीव्र गति से आते हुए उस हरकारे को देखा तो उसने आवाज लगाई और रुकने को कहा। जब हरकारा रुका तो मदन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ के लिए यूं हवा की तरह भागे जा रहे हो? तब हरकारा घोड़ा रोक कर बोला, मैं दतिया का संदेश वाहक हूँ और राजा वंश गोपाल का संदेश लेकर निकला था और जिसे संदेश देना था उसे देकर अब वापस दतिया जा रहा हूँ। तब मदन ने पूछा कि दतिया का संदेश? कैसा संदेश है दतिया का? तब हरकारे ने आगे बताया कि वहां राजकुमारी चंद्रकला के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। चंद्रकला का नाम सुनते ही मदन की आंखों में चमक और उत्सुकता दोनों आ गई। वह धीरे से आगे बढ़ा और पूछा कि क्या लिखा है पत्र में? क्या मुझे पढ़ने को दोगे? हरकारा, जो कि जल्दी में था, वह बोला कि भाई लो, पढ़ लो, परंतु जल्दी लौटाना। मदन ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। उस पत्र में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी विवाह की शर्तें देखकर उसका चेहरा पहले गंभीर हुआ, फिर उसकी आंखें बुझने लगी। शर्तें कठिन थी, पर वह किसी चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था। लेकिन मदन को सबसे अधिक जो बात चुभी वह थी कि दतिया की चुनौती तो पूरे जम्बू द्वीप यानी भारत खंड को भेजी जा रही थी, परंतु महोबा को क्यों नहीं? फिर उसने तीखे स्वर में हरकारे से पूछा कि क्या तुमने यह पत्र महोबा में भी दिया है? तब हरकारा शांत भाव से बोला, नहीं, राजा वंश गोपाल ने साफ कहा है कि यह पत्र महोबा में नहीं दिया जाएगा। यह सुनते ही मदन का हृदय मानो भीतर तक घायल हो गया। उसकी नसों में उबाल दौड़ गया। उसने पत्र कसकर पकड़ा और बोला, यह पत्र अब मेरे पास रहेगा, तुम आगे जाओ। यह सुनते ही मदन का हृदय मानो भीतर तक घायल हो गया। उसकी नसों में उबाल दौड़ गया। उसने पत्र कसकर पकड़ा और बोला, यह पत्र अब मेरे पास रहेगा, तुम आगे जाओ। यह सुनते ही हरकारा तिलमिला उठा। वह घोड़े से कूदकर नीचे उतरा और चिल्लाया, ये पत्र मुझे दे दो, मैं राज आज्ञा का वाहक हूँ और इस तरह तुम किसी का पत्र नहीं ले सकते। कहते ही उसने मदन पर झपट्टा मारा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस मदन के सामने कई योद्धा मैदान छोड़ देते थे, उस पर झपटने का मतलब क्या है। मदन ने उसकी कलाई पकड़कर पलक झपकते ही उसे जमीन पर इस तरह पटका कि हरकारा चीख भी न सका। फिर मदन ने कमर से तलवार खींची और उसकी नोक हरकारे की गर्दन पर रख दी। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, चुपचाप जान बचाकर यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा सिर यहीं गिरेगा और जंगली जानवर तुम्हें चबाकर खा जाएंगे। हरकारे की हालत पतली हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई, जान बख्श दो, पत्र तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है। वह कांपते हुए वापस घोड़े पर चढ़ा और अपनी जान बचाने के लिए बिजली की गति से वहां से भाग निकला। जंगल में बस धूल का गुबार रह गया और मदन गरेडिया, जो कि हाथ में राजमुद्रा अंकित किया हुआ पत्र लेकर वह गहरी सोच में डूबा खड़ा था। कुछ देर बाद वह उदास मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। मदन का मलखान से मित्रवत संबंध था। वह मलखान के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा भी ले चुका था और मदन प्रतिदिन सिरसा के राजा मलखान के दरबार में उपस्थित होकर कचहरी की शोभा बढ़ाया करता था, जहां मदन का उत्साह देखकर दरबारियों में भी उत्साह जग जाता था। कभी उसकी वीरता की चर्चा होती तो कभी उसकी ताकत के किस्से। उसका मलखान के कचहरी के न्याय में भी अहम योगदान रहता था। लेकिन अचानक उसका दरबार में आना बंद हो गया। कई दिनों से दरबार में सबकी आंखें उस बहादुर मदन को खोज रही थी। मलखान भी बार बार इधर उधर देखते, पर मदन कहीं दिखाई नहीं देता। तब उनके मन में चिंता घर करने लगी। उधर मदन की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। दतिया के हरकारे से मिले पत्र ने उसका हृदय भारी कर दिया था। जिस राजकुमारी चंद्रकला के लिए उसका मन धड़कता था, जिसके लिए वह हर रोज प्राण देने को तैयार रहता था, अब उसी राजकुमारी के विवाह की तैयारी दतिया में हो रही थी। वह जानता था कि यदि वह अकेले दतिया पहुंच गया तो वहां के महारथी, राजकुमार और स्वयं राजा वंशगोपाल उसे देखकर तुच्छ समझेंगे और शायद रणभूमि से वह जीवित भी न लौट पाए। इसी उलझन और प्रेम के तूफान ने मदन को भीतर से तोड़ दिया था। वह अपने ही कमरे में कैद हो गया। ना किसी से बात करना, ना ही दरबार में उपस्थिति, ना ही खेत खलियान का काम।
वह अब सिर्फ अपने शयन कक्ष में लेटा रहता। उसके बाल उलझे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में बेचैनी की लहरें लिए हुए अब सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, चंद्रकला, चंद्रकला का। इधर मलखान ने जब कई दिनों तक मदन को कचहरी में नहीं देखा तो उसकी भौहें तन गई। उन्होंने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया कि जाकर पता करो कि मदन गरडिया कहाँ है और कचहरी में क्यों नहीं आ रहा। आदेश पाते ही सैनिक घोड़ा दौड़ाता हुआ मदन के घर पहुंचा। उसने दरवाजे की कुंडी बजाई तो दरवाजा खुला, परंतु जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह दंग रह गया। पहले जो मदन सिंह जैसा दिखता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही तेज चमकता था, आज वह एक टूटी हुई आत्मा की तरह लग रहा था। बाल बिखरे, चेहरा पीला, आंखों में नींद और आशा सब गायब थी। सैनिक ने धीरे से कहा, मदन भैया, आपको सेनापति मलखान ने बुलाया है। जिस पर मदन ने थकी हुई आवाज में उसे उत्तर दिया और कहा कि जाकर कह दो मलखान से कि यदि उन्हें मेरी चिंता है तो वे स्वयं यहाँ आए। सैनिक यह सुनकर चौंक गया और आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। वह तुरंत लौटकर वापस आ गया और पूरी बात मलखान को सुनाई। मदन की हालत, उसकी उदासी और उसका वह अजीब अनुरोध सुनकर मलखान चिंतित हो उठा। मदन उनके लिए सैनिकों से बढ़कर एक मित्र और भाई जैसा था। उसने कई बार महोबा के युद्ध में अपने पराक्रम और ताकत का योगदान दिया था और सिरसा की कचहरी के न्याय में भी उसका एक अहम योगदान हमेशा रहा था। इसलिए मलखान को उसकी चिंता हो रही थी। फिर महाबली मलखान बिना देर किए अपने घोड़े पर सवार हुए और तेज गति से मदन के घर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर आए, मदन उठकर बैठ गया और उसके हालत को देखकर मलखान परेशान हो उठे। फिर मलखान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मदन, कैसा हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ है? मलखान की बातें सुनकर मदन की आंखें भर आई। उसने विचार किया कि इतना बड़ा सूरवीर और गढ़ सिरसा का मालिक आज उस एक मामूली गरड़िए के घर आया था, सिर्फ उसका हाल जानने। यह दर्शाता था कि मलखान का दिल कितना बड़ा है। जिसे वह मित्र मान लेता था तो मित्रता भी उतने ही भाव से निभाता था जितना कि दुश्मनी। मलखान ने जब मदन को देखा तो उस समय वह कोई योद्धा नहीं लग रहा था, बल्कि प्रेम में टूटा हुआ एक आम मनुष्य लग रहा था। इधर मदन मलखान को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब मलखान ने जोर दिया तब धीरे धीरे उसने पूरी कहानी सुना दी। कब उसने चंद्रकला को देखा, कैसे उसने दंगल में पहलवान को पटका और कैसे राजकुमारी ने अपने हाथों से उसे पुरस्कार दिया, और तब उसी क्षण उसका मन राजकुमारी चंद्रकला के लिए समर्पित हो गया था। मदन की पूरी बात जानने के बाद मलखान कुछ कहने ही वाला था कि उसने वह पत्र जो हरकारे से छीना गया था, उस पत्र को मलखान को थमा दिया। मलखान ने ध्यान से पत्र पढ़ा। शर्तें कठिन थी, पर उससे भी कठिन था मदन का टूटता हुआ मन। तब मलखान ने मदन पर व्यंग करते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, तो मेरा सूरवीर योद्धा मदन विवाह करना चाहता है और शायद यही कारण था कि तुम कचहरी में भी नहीं आ रहे थे। फिर मदन ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तब मलखान ने तुरंत दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा विवाह राजकुमारी चंद्रकला से ही होगा और यह विवाह मैं यानी मलखान सिंह सिरसा वाला खुद कराएगा। मलखान की बातें सुनकर मदन की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। वह जानता था कि मलखान अपनी प्रतिज्ञा पर जान दे सकता है, परंतु प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। फिर मलखान ने उसके हाथ पकड़े और बोला कि अब अपना हुलिया ठीक करो और दरबार में आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस पहले की तरह फिर से निडर और एक सूरवीर योद्धा का व्यवहार करो। इस तरह बच्चों के जैसी हरकतें करना बंद करो, क्योंकि दतिया में सूरवीरता दिखानी है और खुद को इसके लिए तैयार करो। अब मदन की टूटी हुई आत्मा फिर से जाग उठी। उसके चेहरे पर मलखान के शब्दों ने एक नई जिंदगी फूंक दी। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या चंद्रकला को पाने की यात्रा सचमुच शुरू होने वाली थी? महावीर मलखान मदन गरेड़िया का विवाह कैसे करवा पाएंगे? क्या होगा जब महोबा के शूरवीरों का भिड़ंत दतिया के राजा वंश गोपाल से होगा? तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।